गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। महाराजा सुरजमल पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर का जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है इतिहास विषय का, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें मुख्य रूप से सतत काल, मुगल काल और मराठा से संबंधित जो इतिहास है, ये इनके समकालीन जो भी भारतीय राजवंश है उनका हम स्पष्ट रूप से चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत सारे आपको टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करवाया था। आज फिर से इस सब्जेक्ट के जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, शुरुआती जो टॉपिक्स है, सल्तनतकालीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत, यानी कि 1200 मोहम्मद गौरी ने जब त्राइन का प्रथम युद्ध जीता था और तत्पश्चात वह 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो उनका दास था, जो उनका प्रमुख सेनानायक था, उसको भारत की उत्तर भारत की जो सत्ता उन्होंने प्राप्त की थी वह उनको सौंपकर वापस चला गया था और रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक का जो इतिहास है उत्तर भारत का, विशेष रूप से वह सल्तनत काल के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? सल्तनत काल के अधीन आता है। जब तक आता है जब बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित करके पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में पराजित किया था, तब सल्तनत काल के स्थान पर मुगल शासन की स्थापना हुई थी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सल्तनत काल की ही, और सल्तनत काल में हम देखेंगे सल्तनतकालीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोत, यानी कि इन 1206 से लेकर या इससे पहले जो तुर्क आक्रमण हुए भारत पर, या फिर मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले 8वीं सदी में जो सिंध पर आक्रमण किया था उसके बारे में जानकारी, या फिर महमूद गजनवी के आक्रमणों की जानकारी, उसके उत्तराधिकारियों के महमूद गजनवी से पूर्व के पिता सुबुतकुन के जो आक्रमण हुए उत्तर पश्चिमी भारत में, उनसे संबंधित जानकारियां, और उनके बाद जब भारत को, उत्तर भारत को सीधे दिल्ली और लाहौर को राजधानी बनाकर उन्होंने जो सत्ता स्टैब्लिश की, स्थापित की, स्थायित्व दिया, उनके संबंध के बारे में जानकारी भी हमें इससे प्राप्त होती है। सल्तनतकालीन जो ऐतिहासिक स्रोत है, जो फारसी स्रोत है, उनसे हमें इनकी जानकारी प्राप्त करने में आसानी होती है। यहाँ हम प्रमुख रूप से तत्कालीन समकालीन लेखकों के, बात कर रहे थे लेखकों द्वारा जो 1206 से लेकर विशेष रूप से 1526 तक का जो सल्तनत काल का जो भारतीय इतिहास है, उसके संदर्भ में जो जानकारियां मिलती है उसके बारे में हम उल्लेख करेंगे आप सभी के साथ में। जैसा कि सल्तनतकालीन भारतीय इतिहास के जो मुख्य स्रोत है उनमें फारसी साहित्यिक ग्रंथ, फारसी ग्रंथों के साथ साथ कुछ अरबी ग्रंथों का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे हमें सल्तनत काल के बारे में काफी जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों के अतिरिक्त हमें बहुत सारे ऐसे अवशेष प्राप्त हुए, बहुत सारे जैसे कि सिक्के, स्मारक, भवन, कुछ शिलालेख भी मध्यकाल के प्राप्त हुए हैं, जिनसे भी हमें सल्तनत काल के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है। इसके अलावा देशी जो साहित्यिक ग्रंथ है उनसे भी हमें सल्तनत काल के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ विशेष रूप से हम अध्ययन करेंगे सल्तनत काल के जो फारसी ग्रंथ लिखे गए हैं, चाहे वे किताबुल हिंद का हो, ताजुल मासीर हो, तारीख हिंद हो, इसके अलावा अमीर खुसरो की रचनाएं हो, गियाउद्दीन बन्नी की रचनाएं हो, आदि ग्रंथों का अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से इन ग्रंथों में जो जानकारी मिलती है उससे सल्तनत काल के इतिहास निर्माण में हमें कितनी सहायता प्राप्त होती है। हालांकि सल्तनतकालीन साहित्यिक ग्रंथों की या सल्तनतकालीन जो सल्तनत काल का जो पीरियड था उसमें बहुत सारे मुस्लिम विद्वान भारत आए थे। उनमें कुछ विद्वान ऐसे भी थे जो उच्च कोटि के इतिहासकार भी हम उसको कह सकते हैं, इतिहासकार भी उनको कह सकते हैं। उन्होंने अपने समय में घटित होने वाली घटनाओं का तथ्यात्मक आधार पर वर्णन भी किया है अपने ग्रंथों में, और अपने पहले के जो सुने गए बातें हैं उनको भी अपने ग्रंथों में उन्होंने उतारा है। इससे हमें सल्तनत काल के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि डॉक्टर एल श्रीवास्तव और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जैसे विद्वानों का मानना है कि इन ग्रंथों को बड़ी बारीकी से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इनमें कहीं न कहीं में पक्षपातपूर्ण जानकारी भी, पक्षपात भी इनका नजर आ जाता है। जैसे कि एल श्रीवास्तव का मानना है कि छोटे इतिहास का तो थे, लेकिन कहीं न कहीं वे अपने धर्म और दरबारी जीवन से भी प्रभावित है, उस आधार पर वे अपने ग्रंथों
ऐसे स्वतंत्रकालीन फारसी इतिहासकार हुए जिन्होंने निष्पक्ष जानकारी हमें प्रदान की। इसी तरह गोपीनाथ शर्मा ने भी ऐसा ही वक्तव्य अपने ग्रंथों में लिखा है कि कहीं न कहीं जो फारसी इतिहास था उसमें कहीं न कहीं वहां जो तत्कालीन समकालीन इतिहासकार है कहीं न कहीं पक्षपातपूर्ण व्यवहार की पक्षपातपूर्ण ग्रंथ को उन्होंने लिखे। लेकिन फिर भी हम उनका बारीकी से अध्ययन करें तो हमें सतत काल की बहुत सारी जानकारियां हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है, जिनका हम अन्य ग्रंथों से मिलान करके भी उनकी पुष्टि आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम सतत कालीन कुछ ग्रंथों की चर्चा करेंगे जिनसे हमें सतत काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ग्रंथ को लेते हैं हम चर्चनामा। इसकी बात करेंगे हम चर्चनामा। चर्चनामा अरबी भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है जिसका लेखक अज्ञात है। इसके लेखक के बारे में जानकारी कम मिलती है कि किसने इस ग्रंथ को लिखा था। इस ग्रंथ का फारसी में भी अनुवाद किया गया मोहम्मद अली कूफी के द्वारा। फारसी भाषा में इसका अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली कूफी के द्वारा इसका फारसी भाषा में भी अनुवाद किया गया चर्चनामा का। चर्चनामा ग्रंथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस ग्रंथ से हमें मोहम्मद बिन कासिम जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, सिंध पर आक्रमण किया था, सिंध पर आक्रमण से पहले की और सिंध पर उसके आक्रमण के बाद की स्थिति का, सिंध का जो इतिहास है उसकी महत्वपूर्ण जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? चर्चनामा से। एक तरह से कह सकते हैं कि चर्चनामा सिंध का इतिहास है जो मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से पहले के सिंध के बारे में और उनके आक्रमण के बाद में सिंध में जो परिवर्तन हुए उसके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। मुख्य रूप से कौन सा ग्रंथ है? अरबी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। अज्ञात लेखक, इसके लेखक की जानकारी पता नहीं है, लेकिन इसका फारसी में अनुवाद किया गया है मोहम्मद अली कूफी के द्वारा। मोहम्मद अली कूफी के द्वारा इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया है। विशेष करके सिंध के इतिहास की जानकारी देती है, वह भी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमणों के बारे में हमें विशेष रूप से इससे जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा ग्रंथ की हम चर्चा करते हैं तारीख सिंध या तारीख मासूमी। तारीख सिंध या फिर इसको तारीख मासूमी बोलते हैं। तारीख तारीख का मतलब होता है इतिहास, क्या ना? इतिहास। तारीख का बोलते हैं तारीख या तारीख यानी कि इतिहास, ऐतिहासिक चीजें। मीर मोहम्मद मासूमी के इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? मीर मोहम्मद मासूमी ने इस ग्रंथ की रचना की थी। ये ग्रंथ 1600 ईस्वी के आसपास लिखा गया था, परंतु इस ग्रंथ से हमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से लेकर मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल तक की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। किसके ग्रंथ से? मीर मोहम्मद मासूमी के ग्रंथ, जिसको तारीख मासूमी भी कहा जाता है और तारीख हिंद भी कहा जाता है, तारीख सिंध भी कहा जाता है। 1600 ईस्वी के आसपास इस ग्रंथ की रचना की गई था। ग्रंथ मुगल काल में लिखा गया था, परंतु इस ग्रंथ में कहीं ना कहीं हमें, हालांकि पूरी तरह से जानकारी को हम पूर्णतः सत्य तो नहीं मान सकते, लेकिन फिर भी लेखक ने जो अपने समय में सुनी गई बातें हैं या अपने ग्रंथों को पढ़ के जो बातें उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखी है, उसमें मोहम्मद बिन कासिम की जो सिंध पर आक्रमण है वहां से लेकर मुगल सम्राट अशोक अकबर के समय तक के इतिहास की जानकारी हमें ये प्रदान करता है। 1600 ईस्वी के आसपास ये ग्रंथ लिखा गया था। इसके बाद हम बात करते हैं तारीख यामिनी। कौन सा ग्रंथ? तारीख यामिनी। तारीख यामिनी का लेखक था अबू नस्र मोहम्मद इब्न मोहम्मद उत्बी, मोहम्मद अल उत्बी, जिसको हम उत्बी बोल सकते हैं। आप मुख्य रूप से याद रखिए इस ग्रंथ का लेखक कौन था? उत्बी। शॉर्ट रूप में तारीख यामिनी का लेखक कौन था? उत्बी। वैसे इसका पूरा नाम था अबू नस्र मोहम्मद इब्न मोहम्मद अल उत्बी। अबू नस्र
मोहम्मद इब्न मोहम्मद अल-कुतबी। किस ग्रंथ का लेखक था? तारीख-ए-यामनी के ग्रंथ का लेखक था। इस ग्रंथ में हमें सुबुक्तगीन जो तुर्क था, जिसका जो आक्रमण हुए अपने हिंदूशाही जो राजवंश था उत्तर पश्चिम भारत में, जयपाल वगैरह उनसे उनका संघर्ष हुआ था, उसके बारे में सुबुक्तगीन से लेकर के पूरे शासनकाल और महमूद गजनवी के कुछ समय तक का हमें वृत्तांत इस ग्रंथ में मिलता है। ये ग्रंथ क्यों महत्वपूर्ण है? इसमें हमें तुर्क शासक सुबुक्तगीन के पूरे शासनकाल के बारे में, साथ ही महमूद गजनवी का जो शासनकाल है उसके समय का भी हमें कुछ समय तक, महमूद गजनवी के कुछ समय के शासन के बारे में भी हमें जानकारी क्या होती है? प्राप्त होती है। किस ग्रंथ से? तारीख-ए-यामनी ग्रंथ से। अबू नस्र मोहम्मद इब्न मोहम्मद अल-कुतबी का ये ग्रंथ था, जिसमें हमें सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी के शासनकाल के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होती है, जो सततकालीन भारतीय इतिहास के मुख्य स्रोतों में जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे तारीख-ए-मसूदी। अगला ग्रंथ कौन सा है आपके मत में? तारीख-ए-मसूदी। तारीख-ए-मसूदी इस ग्रंथ का लेखक अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल-बहरी था। मोहम्मद बिन हुसैन अल-बहरी। तारीख-ए-मसूदी का लेखक कौन था? अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल-बहरी। अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल-बहरी तारीख-ए-मसूदी का लेखक था। इस ग्रंथ से हमें सुल्तान महमूद गजनवी एवं उसके उत्तराधिकारी मसूद, उसी के नाम पर इस ग्रंथ की रचना की गई थी, तारीख-ए-मसूदी के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ से हमें तत्कालीन दरबारी जीवन तथा अधिकारियों के जो कुचक्र थे उनके बारे में भी इस ग्रंथ से विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है कि महमूद गजनवी और उसके उत्तराधिकारी मसूद के समय जो दरबारी जीवन था और उसके समय जो अधिकारी कुचक्र षड्यंत्र रच रहे थे, उसके संदर्भ में इस ग्रंथ से हमें महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। तो ये भी सततकालीन इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण ग्रंथ है तारीख-ए-मसूदी। अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल-बहरी, अबुल फजल मोहम्मद हुसैन अल-बहरी का ये ग्रंथ था। अगला है तारीख-उल-हिंद। तारीख-उल-हिंद या इसको किताब-उल-हिंद भी बोल सकते हैं। किताब-उल-हिंद भी इस ग्रंथ को बोला जाता है। ये काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है सततकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के रूप में। इस ग्रंथ का लेखक आप सभी जानते होंगे अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बरूनी था। अल-बरूनी इसका लेखक था। आप शॉर्ट रूप में नाम रखना अल-बरूनी। क्या नाम रखोगे? अल-बरूनी। इसका पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल-बरूनी इसका पूरा नाम था, जिसने किताब-उल-हिंद अथवा तारीख-ए-हिंद नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह ग्रंथ मुख्य रूप से अरबी भाषा में लिखा गया था, बाद में इसका फारसी भाषा में भी अनुवाद किया गया था। अल-बरूनी एक प्रकांड विद्वान था, अरबी और गणित, अरबी फारसी के साथ साथ ये गणित, चिकित्सा, हेतु विज्ञान, दर्शन, धर्म शास्त्रों का इसको अच्छा खासा ज्ञान था। काफी इंटेलिजेंट पर्सन था। इसके ग्रंथ में बहुत सारी जानकारियां मिलती है। तत्कालीन भारत के सामाजिक आर्थिक जीवन की विस्तृत जानकारी इस ग्रंथ से प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा इसने जब भारत आया था तो उन्होंने भारतीय दर्शन, धर्म एवं संस्कृत का भी गहन रूप से अध्ययन किया था। इस ग्रंथ से हमें महमूद गजनवी के समय की जो भारत की स्थिति थी ना, उसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी अल-बरूनी के प्राप्त होती है और भारतीयों के संदर्भ में उनकी जो बातें थी, सामाजिक जो आर्थिक जीवन था भारतीयों का, उसकी झलक भी इस ग्रंथ से हमें प्राप्त हो जाती है। तारीख-उल-हिंद, किताब-उल-हिंद इस ग्रंथ का नाम है। इससे हमें पता चलता है कि तत्कालीन भारत में जो महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए तो उस समय की भारत की स्थिति, इसमें सामाजिक राजनीतिक आर्थिक जीवन की झलक हमें इस ग्रंथ से मिलती है। क्योंकि अल-बरूनी एक स्वयं में प्रकांड विद्वान था, उसने गणित, ज्योतिष शास्त्र, अरबी फारसी का वो महत्वपूर्ण
अरबी फारसी का तो वैसे ही बहुत बड़ा विद्वान था, साथ में भारत आने के पश्चात भी काफी जिज्ञासु था, इसलिए भारतीय दर्शन, धर्म, संस्कृत, भाषा का भी उसने अध्ययन प्राप्त किया था। भारतीयों के संदर्भ में उन्होंने अपने ग्रंथ में काफी कुछ जानकारियां प्रदान की थी। ये ग्रंथ मूलतः अरबी भाषा में लिखा गया था, जिसका फारसी में बाद में अनुवाद किया गया था। अगला है छठा, ताजुल मासिर। कौन सा ग्रंथ है? ताजुल मासिर। ताजुल मासिर के लेखक थे सदरुद्दीन हसन निजामी। ताजुल मासिर के लेखक कौन थे? सदरुद्दीन हसन निजामी। इस पुस्तक से हमें 1229 ईस्वी तक के सल्तनतकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। 1229 ईस्वी तक के सल्तनतकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति एवं ऐबक के कार्यों तथा इल्तुतमिश के प्रारंभिक कार्यों के बारे में हमें इस ग्रंथ से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। ये ग्रंथ इसमें भी महत्वपूर्ण माना जाता है कि इल्तुतमिश के समय जो दिल्ली सल्तनत को स्थायित्व प्रदान हुआ था ना, स्थायित्व प्राप्त हुआ था, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इसके साथ साथ इस ग्रंथ से हमें अजमेर नगर की समृद्धि तथा तत्कालीन स्थिति पर भी लेखक के बहुत अच्छा विवरण हमें प्राप्त होता है। कौन सा ग्रंथ है? ताजुल मासिर। लेखक कौन थे? इस ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? सदरुद्दीन हसन निजामी। 1229 ईस्वी तक का इतिहास की जानकारी हमें इस ग्रंथ से प्राप्त होती है। इस ग्रंथ से हमें मोहम्मद गोरी के आक्रमण, ऐबक के द्वारा जो कार्य किए गए भारत में शासक बनने के बाद, और इल्तुतमिश के प्रारंभिक जीवन के प्रारंभिक जो कार्य के सब सुल्तान बनने के, उसमें हमें 1229 ईस्वी तक के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इस ग्रंथ से हमें अजमेर नगर और उसकी समृद्धि के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ये ग्रंथ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सल्तनत काल का जो स्थायीकरण हुआ, स्थायित्व जो प्रदान हुआ और इल्तुतमिश के समय प्राप्त हुआ, और इसी ग्रंथ में उसके बारे में जानकारी भी हमें क्या होती है? प्राप्त होती है। इसलिए ताजुल मासिर का भी सल्तनतकालीन इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अगला लिखते हैं सातवां, तबकात नासिरी। तबकात नासिरी भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी ग्रंथ मैंने बताया कि वो पूरे इतिहास की कसौटी में खरा उतर सके। उनमें बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलती है जिससे हमें इतिहास निर्माण में काफी सहायता प्राप्त होती है। हमारे जो भी शोध करता है वो इन ग्रंथों का अध्ययन करके इनको जो तो नहीं लेते, बल्कि इनका पूरे तरह से शोध करने के बाद इसको इनकी जो बातें हैं उनको हमारे इतिहासकारों ने सम्मिलित किया है, आलोचनात्मक तरीके से इनका वर्णन किया गया है, ठीक है ना। और जिसने जानकारी दी उनको पूरी तरह से परखा गया, और आने वाले समय में भी इस पर काफी शोध आदि होते रहते हैं। इसका लेखक जो था वह काजी मिनहाजुस सिराज ने तबकात नासिर नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये अपने समय का प्रकांड विद्वान व्यक्ति था, काफी विद्वान व्यक्ति था। इस ग्रंथ से हमें इल्तुतमिश के राज्यकाल से लेकर सुल्तान नासिरुद्दीन के राज्यकाल तक की जानकारी हमें प्राप्त होती है, राज्य शासन तक की जानकारी प्राप्त होती है। और इस सुल्तान नासिरुद्दीन को ही भेंट किया गया है, उनके नाम पर इसको तबकात नासिरी नाम दिया गया है। इसके द्वारा सुल्तान मिनहाजुस सिराज के द्वारा सुल्तान नासिरुद्दीन के 15वें वर्ष तक का इतिहास इस ग्रंथ में प्राप्त हो जाता है। उसका काफी महत्व है। इस ग्रंथ में काफी कमियां भी हैं। कमियों के होने के बावजूद कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हमें इतिहास निर्माण में काफी सहायता प्राप्त होती है। मिनहाजुस सिराज ने इसमें घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण तो दिया है, और साथ में तिथियों तथ्यों का सामान्यतया सत्य के निकट हमें प्रतीत होता है। कमियों के होने के बावजूद इसमें जो घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास दिया गया है, तो काफी महत्वपूर्ण तथ्य भी दिए गए और तिथियों का भी सही तरीके से इसमें लिखा गया, जिससे ग्रंथ काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें सुल्तान बलबन की काफी प्रशंसा भी की गई है। बलबन के बाद में सुल्तान बनता है नासिरुद्दीन के बाद में,
फिर इससे हमें 1258 ईस्वी का तक का इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। विशेषकर इल्तुतमिश से सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के समय तक की इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तबकात नासिरी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब हम आगे बात करेंगे अमीर खुसरो की रचनाएं। अमीर खुसरो की रचनाएं। अमीर खुसरो अपने समय का महान विद्वान था। काफी ग्रंथों की उन्होंने रचना की और कई सुल्तानों के इनके बताया जाता है कि कई सुल्तानों के समय अपने काव्य में इन्होंने जो ग्रंथों की रचना की है 6 से 7 सुल्तान के अधीन ये रहे हैं। संरक्षण उनका प्राप्त किया है। प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के भी शिष्य रहे हैं। उनकी जब मृत्यु हुई 1325 में, उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद इन्होंने भी अपना जीवन त्याग दिया था। इनके जो ग्रंथ मिलते हैं उससे हमें महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। ये अमीर खुसरो सुल्तान बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक सभी सुल्तानों का समकालीन माना जाता है। सभी सुल्तानों का समकालीन था। यानी कि सुल्तान बलबन से लेकर उनके बाद जो भी शासक हुए वह मोहम्मद बिन तुगलक तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के समकालीन ये था। 6 या 7 सुल्तान, 6 सुल्तान बताया जाता है कि 6 सुल्तानों का संरक्षण में ये रहे। इनके समय सुल्तान बने और उतरे और मोहम्मद बिन तुगलक तक ये क्या रहे, शासक, वो प्रमुख व्यक्ति रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि निजामुद्दीन औलिया के ये प्रमुख शिष्य थे। उनसे काफी प्रभावित थे। उनकी मृत्यु के समय ही कुछ समय बाद उनकी उसी दुख के कारण वो भी स्वर्ग सिधार गए। सत्ता के काफी करीब रहे हैं, विभिन्न शासकों के अंदरों में रहे। इसलिए इन्होंने इतिहास के निर्माण में भी जो ग्रंथ लिखे हैं उससे भी काफी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सामने आती है। जैसे कि इनकी एक रचना है किरानुस्सादैन की पहली रचनाएं बताई जाती है। किरानुस्सादैन 1289 ईस्वी में ग्रंथ की रचना की गई थी। किरानुस्सादैन की रचना बताई जाती है। 1289 की इस रचना में बुगरा खां जो सुल्तान बलबन के बेटे थे और केकुबाद जो सुल्तान बलबन के पोते थे, यानी कि बुगरा खां के बेटे थे, केकुबाद भी पोता था। केकुबाद के चरित्र के अतिरिक्त इसमें उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का अच्छा वर्णन अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। जब सुल्तान बलबन की मृत्यु हो जाती है, सुल्तान बलबन का जो एक सबसे योग्य बेटा था उनके समय में मोहम्मद खां पहले स्वर्ग सिधार जाता है। बुगरा खां सुल्तान के समय बंगाल का एक तरह से गवर्नर रहता है, बाद में स्वतंत्र शासक हो जाता है। जब तुर्क अधिकारियों के द्वारा उसको बुलाया जाता है लेकिन वो दिल्ली आने से इनकार कर देता है। बाद में केकुबाद को दिल्ली की सत्ता सौंपी जाती है। बाद में दोनों पिता पुत्र का जो मिलन हुआ उसका एक अच्छा सा वर्णन अमीर खुसरो ने किरानुस्सादैन में किया है। इस चरित्र चित्रण के अलावा उन्होंने तत्कालीन समय में जो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति थी उसका वर्णन इस ग्रंथ में किया है। इस ग्रंथ में किरानुस्सादैन नामक ग्रंथ में किया है। दूसरा है मिफ्ताहुल फुतूह। ये भी अमीर खुसरो की एक महत्वपूर्ण रचना है। बताया जाता है कि 1291 में इस ग्रंथ की रचना उन्होंने की थी। इसमें जलालुद्दीन खिलजी के राज्याभिषेक के प्रथम वर्ष की जो विजय थी उसका विशद महत्वपूर्ण वर्णन हमारे सामने अमीर खुसरो रखते हैं। मिफ्ताहुल फुतूह 1291 ईस्वी का एक ग्रंथ बताया जाता है जिसमें सुल्तान जलालुद्दीन का जो राज्याभिषेक हुआ और जो राज्याभिषेक प्रथम वर्ष में उन्होंने राज्याभिषेक का जो प्रथम वर्ष था जो आमूलचूल परिवर्तन हुए और उसमें जो उन्होंने सफलता प्राप्त की उसका वर्णन हमें अमीर खुसरो के मिफ्ताहुल फुतूह नामक ग्रंथ में मिल जाता है। इसके बाद एक और मुख्य ग्रंथ आता है उनका आशिका।
या देवल रानी एवं खिजर खां अलाउद्दीन खिलजी के बेटे थे, उनका ये देवल रानी खिजर खां। आशिका ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, देवल रानी खिजर खां के ग्रंथ के नाम से भी ये जाना जाता है। इसमें जो गुजरात के राजा कर्ण थे, उनकी जो बेटी थी देवल रानी, वे खिजर खां सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बेटे के प्रेम का रोचक वर्णन अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ आशिका में किया है। किस प्रकार से सतगत के जो सेना नायकों ने गुजरात विजय की थी और वहां से देवल रानी को प्राप्त करके देवल रानी को जब मालवा पर आक्रमण किया तब उनको प्राप्त करके दिल्ली भिजवा दिया था। बाद में देवल रानी और खिजर खां का विवाह हो गया था, लेकिन इन दोनों का प्रेम संबंध के बारे में अमीर खुसरो हमें जानकारी देता है। इसके अलावा इसमें तत्कालीन समय की जो वैवाहिक विधि है, प्रथाओं के वर्णन है, वे भी काफी अच्छे तरीके से अमीर खुसरो ने वर्णन किया है। तत्कालीन समय में वैवाहिक विधि कैसी की जाती थी और जो प्रथाएं थी विवाह संबंधी उसका वह कैसे की जाती थी, उसका उल्लेख भी अपने इस ग्रंथ में उन्होंने किया है। इसके साथ साथ उन्होंने खेल तमाशों, नाच गानों, बारात के जुलूस आदि रस्मों का भी उन्होंने सजीव वर्णन किया है। इस ग्रंथ में आशिका में विवाह संबंधी जो भी रस्में थी उन सभी का वर्णन भी उन्होंने अपने ग्रंथ में तत्कालीन समय में किया है। इसमें हमें बाद में इसमें कुछ और चीजें जोड़ी गई। इसमें हमें खिजर खां की हत्या, मालिक काफूर की दर्शनता और भारत की सुंदरता का इसमें भारत की सुंदरता का अच्छे तरीके से इसमें वर्णन किया गया है। तो आशिका देवल रानी ग्रंथ में महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। एक और ग्रंथ आता है नुहे सिपर। ये भी अमीर खुसरो की प्रमुख रचना है। ये 9 भागों में बंटू होने के कारण इसका नामकरण नुहे सिपर रहा है। इसके जो प्रथम 2 भाग थे उसमें हमें सुल्तान मुबारक शाह खिलजी के विजय और उसके द्वारा निर्मित भवनों की जानकारी इससे हमें प्राप्त होती है। किससे? नुहे सिपर। 9 भागों में ये ग्रंथ बटा हुआ है, इसका नामकरण नुहे सिपर हुआ है। इसके जो प्रारंभिक 2 भाग थे उसमें हमें सुल्तान मुबारक शाह खिलजी की विजय और उसके जो भवन निर्माण थे उसके जानकारी इस ग्रंथ से प्राप्त होती है। इसके बाद के जो भाग थे उनसे भी हमें बहुत सारी तत्कालीन जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद एक और ग्रंथ है खजाइन ये भी अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण रचना है। 1311-12 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। ये तारीख-ए-अलाई के नाम से भी जानी जाती है। खजाइन-उल-फुतूह तारीख-ए-अलाई के नाम से भी जानी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी के समय 1311-12 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के साथ साथ उसके आर्थिक सुधारों और बाजार भाव नियंत्रण का भी इसमें कुछ हद तक वर्णन किया गया है। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के साथ साथ उसके जो आर्थिक सुधार थे और जो बाजार नियंत्रण के बारे में, भाव के नियंत्रण के बारे में भी इसकी ग्रंथ से हमें जानकारियां प्राप्त होती है। कहने का मतलब है कि अलाउद्दीन खिलजी की इसमें से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय की कई घटनाओं की जानकारी इस ग्रंथ से प्राप्त हो जाती है। इसका अंतिम जो ग्रंथ माना जाता है वह तुगलकनामा। अमीर खुसरो का यह अंतिम ग्रंथ माना जाता है तुगलकनामा। इसमें अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक की जो विजय हुई थी उसका वर्णन की महत्वपूर्ण जानकारी हमें इस ग्रंथ से प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से अमीर खुसरो की रचनाएं के नाम से आते हैं मुल्क आशिका, देवल रानी खिजर खां, नुहे सिपर, खजाइन-उल-फुतूह और तुगलकनामा। ये ग्रंथ काफी महत्वपूर्ण अमीर खुसरो की रचनाओं के द्वारा अमीर खुसरो ने क्योंकि 6 साल के सुल्तानों के समय इन्होंने अपने ग्रंथों की रचना की थी, इससे तत्कालीन समय की हमें महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। इस प्रकार से हम इसका जो सेकंड पार्ट है और बचे हुए जो ग्रंथ उसके अगले वीडियो